नमस्कार, न्यूज़ गेट एट 9 में स्वागत है। आज हम जिस एक्सपर्ट से बात करने जा रहे हैं वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर रहे हैं, मेंबर साइंटिस्ट रहे हैं उसमें। करीब 18 साल तक वो उसमें एक्सपर्ट थे। एंड नाउ ही इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस एंड वेरी फ्यू जर्नलिस्ट हु राइट्स इन हिंदी ऑल्सो। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में उनका बहुत नाम है। वी वेलकम मिस्टर महेंद्र पांडे, एनवायरमेंटलिस्ट। पांडे जी, स्वागत है न्यूज़ गेट में आपका। थैंक यू, धन्यवाद। महेंद्र जी, जी, सबसे बड़ा सवाल आजकल ये है, क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन कंट्रोल से पूरा जुड़ा हुआ है। जी, जो मौसम है वो अपने हिसाब से मौसम चल नहीं रहा है। जब सर्दी होनी चाहिए, जब सर्दी नहीं होती है। जब गर्मी होनी चाहिए तो गर्मियाँ नहीं होती। मौसम बिल्कुल विपरीत होता जाता है। जब वहाँ बाढ़ नहीं आनी चाहिए वहाँ बाढ़ आ जाती है। ये हो क्या रहा है? दरअसल हम सारे लोग जानते हैं कि यह तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का जमाना है। और इस समय इसके प्रभाव से हर एक चीज बदलती जा रही है। हर एक मौसम बदल रहा है। सर्दियां बहुत सिकुड़ गई हैं, बहुत छोटा उसका दायरा रह गया है। गर्मियां बहुत लंबे पीरियड तक चलती हैं। और बारिश जो है, बारिश में भी वॉल्यूम जो है, पानी का जो पानी गिरता है उसका जी। वॉल्यूम बहुत फ्लक्चुएट करता है और उसका पीरियड बहुत फ्लक्चुएट करता है। अब कम टाइम पे बारिश होती है लेकिन काफी तेज बारिश होती है उस टाइम ऐसा पे, क्यों हो रहा है? जिससे मैं बहुत मोटी सी बात, जो हम लोग बचपन से देखते थे कि गर्मियाँ शुरू हो रही हैं होली के आने के बाद से, और जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो दिवाली के बाद से। दैट हैज़ चेंज्ड। ये चेंज हुआ है जब से हम लोगों ने, आप कहें 21वीं सदी जब से शुरू हुई है या 20-25 सालों से, सर्दियाँ सर्दियाँ वो नहीं रहीं। दिवाली के बाद की मैं बात करता हूँ, नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर से। जब विंटर ब्रेक्स होते थे स्कूलों में, कॉलेजों में, जब एक्चुअल विंटर्स होता था। अब मैंने देखा है कि उस फेस्टिवल के बाद करीब 2-3 महीने तक सर्दी का कहीं नामो निशान नहीं, और वो भी आती है, मौसम बड़ा कम देर के लिए रहता है। ये इस इतना भयंकर क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट हुआ कैसे? आज हम इस स्टेज पे पहुंचे कैसे? आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं इसका? क्लाइमेट चेंज का मेन कारण ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है, जो वायुमंडल में लगातार मिलती रहती है, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। हर एक डेवलपमेंट का स्टेज जो होता है वो ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करता है। जैसे आजकल बिजली की मांग हर एक तरीके से बढ़ रही है, अब और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि अब गाड़ियां भी इलेक्ट्रिकल चार्जिंग वाली आ रही हैं। और दूसरी कई चीजें भी हैं, डेटा सेंटर्स बड़े बड़े से आ रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो लगातार बढ़ती जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी बनती है मेनली, अब तक जो बनती रही है। अब जी अब जी। सोलर पावर और ये सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन अब तक जो बनती रही है वो कोयले से ही मेन बिजली बनती रही है। और हाइडल जब पावर कोयला भी जलाते काफ़ी हैं इस्तेमाल तो हुआ है। हमारे कंट्री में हाइडल पावर्स भी काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। भाखड़ा नंगल जो ह्यूज डैम्स हैं, हाँ, हीराकुंड डैम्स। लेकिन आप टोटल कॉन्टेक्स्ट में देखें कि कितनी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसके कंपैरिजन में ये सारी चीजें बहुत कम है। मेन 70% के आसपास कोयले का रहता है। अब थोड़ा थोड़ा वो कम होता जा रहा है। तो ये एक मेन उत्सर्जन का, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन का कारण है। जी उसके जी। अलावा भी जो और बाकी सारे डेवलपमेंट्स हम देखते हैं, चाहे सड़कें बढ़ रही हैं तो गाड़ियां बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हर एक चीज। और अर्बनाइजेशन दूसरी बहुत हो रहा है, अर्बनाइजेशन बहुत हो रहा है, रूरल अर्बनाइजेशन बैकग्राउंड। अर्बनाइजेशन जब भी होता है तो आपके नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट करते जाते हैं, क्योंकि आपका वही एक मेन चीज है जिसको आप खत्म कर सकते हैं, जिसको आप डिस्ट्रक्ट कर पाते हैं। तो आप नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रक्ट करके अर्बनाइजेशन को आप बढ़ा रहे हैं। जो पहले छोटे शहर थे जिनको हम कस्बे बोलते थे, वो अब बड़े शहर हो रहे हैं। बड़े शहर जो थे वो अब महानगर हो गए हैं। महानगर और भी बड़े हो गए हैं। तो मेगापोलिस हो गए हैं।
अगर ये अभी जी जैसे हम लोगों की सेंसस होने जा रही है नेक्स्ट ईयर, मेरा अंदाज़ा है, और एक एक बात अब छुपी नहीं रही कि दिल्ली की मैं पॉपुलेशन की बात करता हूँ तो 3 करोड़, 3.5 करोड़ हो सकता है, 4 करोड़ तक भी टच कर सकती है। दैट विल हैपन एज एंड व्हेन द सेंसस विल, क्योंकि मेगापोलिस जो जो दिल्ली जैसा शहर बन गया है, शायद दुनिया में पहला या दूसरे नंबर पे आता है। कितना प्रेशर है इस शहर पर, इस पूरे एनवायरनमेंट पर। क्या मेगापोलिस जो इतने बड़े शहर हैं, आने वाले दिनों में, एक मोटा मोटा फिगर है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि क्या ये खबर सही है, क्या ये आकलन सही है कि आने वाले कुछ सालों में, कुछ वक्त के बाद पूरे दुनिया में 60% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज के आसपास होगी? क्या मैं सही कह रहा हूँ क्या? निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही आकलन है, क्योंकि शहरों की आबादी, बड़े शहरों की आबादी हम ठीक तरीके से जान नहीं पाते। दिल्ली की भी पूरी आबादी हमें नहीं मालूम है, लेकिन दिल्ली के साथ एक केवल दिल्ली की ही समस्या नहीं है। दिल्ली के साथ जी, नोएडा लगा हुआ है, नोएडा की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है, गाजियाबाद पूरा की एनसीआर, पॉपुलेशन बहुत एनसीआर तेजी पूरा से। जी, उसमें शामिल हो जाता है जी। तो ये एक भयानक स्थिति आ रही है जब एक शहर नहीं बल्कि कई शहर एक साथ मिलके एक शहर का रूप ले लेते हैं, हम्म। और वो आबादी किसी को नहीं मालूम होती। इवन सेंसस से भी पूरा आकलन करना कठिन है शहरों का, लेकिन 60% या 60% से ज्यादा भी आबादी हो सकती है अर्बन सेंटर्स में अगले 20 सालों में। तो इसका ये तो असर, मैं सीधा पूछता हूँ कि हवा पानी पे, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पे कितना पड़ता है? क्या ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पर असर, जो जैसा हम लोग देखते हैं, पहले पानी, दिल्ली वाटर सप्लाई की बात करता हूँ, बहुत समय के लिए आया करता था, अब बिल्कुल कुछ वक्त के लिए आता है। बम्बई जैसे शहर में तो सुना है ऑल्टरनेट डेज में कभी कभी, दिल्ली में भी ये हो चुका है गर्मियों में। तो ये जो नदियों का पानी जो धीरे धीरे गिर रहा है, ग्लेशियर्स जो रिसीड कर रहे हैं, मैं चाहूँगा आप उस पे कुछ प्रकाश डालें, और क्या स्थिति एक एक रेड लाइन तो नहीं क्रॉस करने जा रही है? रेड लाइन हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से डेवलपमेंट के नाम पे हिमालय का एक्सप्लॉइटेशन किया गया। हिमालय बेसिकली एक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन हम लोगों ने उसको माइथोलॉजी और तमाम डिफेंस और इन सब से जोड़ के एक बहुत ज्यादा हमने एक्सप्लॉइटेशन कर दिया है। हम्म। एक्सप्लॉइटेशन इस हद तक है कि अब आप देखिए ऑल वेदर रोड्स बनी है। ऑल वेदर हम्म। रोड्स के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने नितिन गडकरी साहब को आधुनिक इंजीनियर बताया था, जो हम्म। स्ट्रक्चर है, आधुनिक जी जी श्रवण कुमार जी बताया जी। था जो वहां हम्म पे जा सकते हैं। तो जितने भी आप देखें भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड्स हम्म। जो हो रही हैं आजकल, आप जी। देखेंगे रोड जो बनी हुई हैं उन्हीं के आसपास होती हैं मैक्सिमम, क्योंकि ओके, ऐसा क्यों? वहां का ऐसा क्यों? स्ट्रक्चर जो है लूज हो जाता है। तो ऐसा। इसलिए ये चीजें हो रही हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट लगातार और ज्यादा हो रहा है और बहुत भयावह स्थिति पे पहुंच गया है। ऑल पर ये जो वेदर रोड्स की डेवलपमेंट, हर एक 18 दिनों। मैं आपको इस बीच में रोकना चाहूँगा। एक तरफ देश बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और एक तरफ आपने कहा, जो आप लोग एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो 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 पैनी नज़र रखते हैं डेवलपमेंट के कार पे और कहीं एनवायरनमेंट पे, उसका क्या असर होता है, जैसा आप बता रहे हैं। तो जहाँ ये क्लैश होता है ये दो चीज़ों का, कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा हो रहा है, उसका रास्ता क्या है? हाउ टू गो अहेड? सबसे पहले तो अगर आप दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, आप हिमालय ना भी जाएं, आप दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, जी। तो यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं? क्या हम हर हम्म। एक रोड को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं? क्योंकि ओके। अब एक ये हो गया है, एक परिपाटी सी चल गई है कि आप कोई भी चीज नई खड़ी कर लेते हैं, लेकिन आप हम्म। पुरानी जो चीज है उसका आप ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं।
तो ओके। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे आप रिंग रोड है, रिंग रोड के ऊपर आप पूरी ऊंचाई पे आप दूसरी लेयर बना दीजिए, तीसरी लेयर बना दीजिए, लेकिन आप नीचे तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कीजिए। उसके बाद आप ओके। देखिए, और प्लस लोग जो गाड़ी चलाते हैं या जो सड़क को यूटिलाइज कर रहे हैं, उनका आप बिहेवियर देखिए कि वो किस तरीके से सड़क को यूटिलाइज कर रहे हैं, उस पे आप माने स्टडी कि जो कीजिए। रिसोर्सेज हैं उसको आप उसमें जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसको कैसे ऑप्टिमल यूज किया जाए, जी मैन वर्सेस एनवायरनमेंट वर्सेस विच जनरेट्स पोल्यूशन, और लेस पोल्यूशन हो, लेस कॉन्फ्लिक्ट जोन हो। हमने तो सुना था पहले कि जब जो नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे जब आबादी बढ़ती है तो मैन वर्सेस एनिमल एक कॉन्फ्लिक्ट जोन आती है। आप एक बड़ा ही पैनी और बड़ा ही बारीक चीज़ बता रहे हैं कि बड़े शहरों में जो डिसबैलेंस हो जाता है उसको कैसे आप जो जो देख रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, हाउ टू रिजॉल्व दिस। अगर ये हो रहा है तो उसका क्या है? आपने रिंग रोड का जिक्र किया, एक नहीं है तो दो दो रिंग रोड हैं दिल्ली में, एक के बाद दूसरी भी अब आउटर रिंग रोड, तीसरे की प्लानिंग चल रही है। तीसरे की प्लानिंग चल रही है जी। जी वो हो चुकी है, मेरे ख्याल से नक्शे पे बन चुकी है। जी। तो मैं तो यही लगातार कहता रहा हूं कि जो आपके पास आज के डेट में एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, क्योंकि कई रोड आप जाएंगे देखेंगे कि वो खाली रहती है, तो आप उसको यूज कर लेते हैं, आप पूरी स्पीड में उस पर चल लेते हैं। कुछ रोड ऐसी हैं जिसपे आप कुछ भी आप कर लीजिए, 10-20 की स्पीड से आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमको ये देखना चाहिए कि हम क्या प्रॉपर सभी चीजों का यूज कर रहे हैं, बैलेंस्ड यूज कर रहे हैं, ऑप्टिमल यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। राइट। दूसरा, एक ड्राइविंग पैटर्न बहुत मैटर करता है। दिल्ली ओके। में आप माने या ना माने, लोग माने या ना माने, लेकिन ये सबको पता है कि अगर आप एक यू टर्न या टी पॉइंट बनाएंगे तो 90% लोग रिवर्स थोड़ी दूर चलेंगे ही, गलत डायरेक्शन में चलेंगे ही। इसके तो माने ये जो आप जिस जिस प्रॉब्लम के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि जो ड्राइविंग सेंस ट्रैफिक प्रॉब्लम्स और उसका जो इतना जब पोल्यूशन बढ़ता है उसका जी इम्पैक्ट, क्योंकि दिल्ली में पूरे जो हिंदुस्तान के तीन बड़े शहरों को मिला दीजिए, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई और बेंगलोर भी, उनकी तीनों की जो व्हीकल पॉपुलेशन है, जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, उनको मिलाकर उससे ज़्यादा दिल्ली में है। उससे ये ज्यादा है। फिगर्स तो हम लोग कई ज़माने से सुनते आ रहे हैं और जी बढ़ता ही जी जी। चला जा रहा है। तो 1980 से हम ये फिगर देख रहे जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें कोई जी रुकावट नहीं हुई है, वो कोई मैच जी नहीं कर पा रहा है। बट जी आपने बिल्कुल सही इंडिकेट किया कि जिस तरीके से रोड्स और ट्रैफिक क्लॉग हो रहा है उसका जो इन्वायरमेंट के ऊपर असर है। ये बात हुई महेंद्र जी अर्बनाइजेशन, और जहाँ पर 60% पॉपुलेशन जो दुनिया की अब उसके इर्द गिर्द रहेगी मेरे ख्याल से आने वाले 50 सालों में। मैं जी आपको फिर से नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ ले जाता हूँ। आपका बहुत काम रहा है इंडो गैंजेटिक प्लेन में, गंगा के ऊपर आपने बहुत काम किया है। क्या ये खबर सही है कि इस समय गंगा का जो पानी है जब संगम में मिलता है इलाहाबाद में, तो व्हेन व्हेन द गंगा एंड द यमुना मीट्स, क्या वहाँ पे गंगा का फ्लो जो नॉर्मल फ्लो होना चाहिए, जो वॉल्यूम है, वो क्वांटम गिर रहा है? क्या ये खबर सही है क्या? क्वांटम गिर नहीं रहा है, बहुत ज्यादा गिर चुका है। कई बार तो वहां आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, केवल रेत आपको नजर आएगी इज दैट सो? बहुत इतना सारे भयानक सीजन है में। क्या? जी। और दूसरी ये चीज कि जो नदियों को चैनलाइज किया गया, जिस तरीके से हम्म कंट्रोल किया गया है, डैम बना के, बैराज बना के, वो एक हम्म बहुत भयावह स्थिति है कि आप कुंभ के समय गंगा में आप पानी देखते हैं, कुंभ के ठीक बाद दूसरे दिन से वहां पानी खत्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों? ये सारी मतलब वो स्थितियां जो है, जब ये पानी डाइवर्ट होता है, वो मैन मेड चैनलाइजेशन होता है उसके बाद, मुझे बताइए क्या इसका 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 रीजन क्या है जब कुंभ में नहीं, लोग ढेर जाते हैं सारे तो? बैराजेज हैं गंगा के स्ट्रेच में। ओके। आप उस बैराज को ओपन कर देते हैं तो जब पानी जाता है डाउन, जब आपको इलाहाबाद में जरूरत पड़ती है
पानी की गंगा में पानी दिखाई दे तब आपको दिखाई देता है, और जब आप नहीं चाहते हैं तो आपको नहीं दिखाई देता है। तो इसका हम अगर पीछे से रीजन ढूंढें, क्या जो ग्लेशियर्स फीड करते हैं, जो जो छोटी रिवर्स फीड करती हैं गंगा पूरे सिस्टम को, क्या उसमें पानी कम हो रहा है? क्या ग्लेशियर्स जो हम लोग खबर सुनते आ रहे हैं, कभी कभी जो फोटोग्राफ्स दिखाई देती हैं कि यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर था, अब वो इतनी पीछे हो गया है, ये कहीं बात रुकेगी, कहीं ग्लेशियर रुकेगा या पीछे ही चलता चला जाएगा? नहीं, अभी की सिचुएशन में तो रुकने का कहीं कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि हमने अपनी ना तो हालत सुधारी है पर्यावरण की, ना तो पर्यावरण के प्रति हम जागरूक हुए हैं। हम लगातार ये सारी स्थितियां देख रहे हैं, लेकिन उसी ढर्रे पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी रुकने का तो कोई सवाल नहीं है। हाँ, कम होता जा रहा है, और अभी मुझे लगता है मुश्किल से 15 दिन पहले एक स्टडी आई है जिसमें इंडिया के भी ढेर सारे साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था। नेचुरल हैजार्ड्स करके एक जर्नल है, उसके अनुसार उसमें एक स्टडी पब्लिश हुई है। उसके अनुसार गंगा में पीक फ्लो जो है वो 17% पर डिकेड कम होता जा रहा है। ओके तो ओके। ये इस तरफ हमें ध्यान देना होगा, और उसका मेन रीजन ग्लेशियर्स का जो सिकुड़ना है। जी, ग्लेशियर्स जो आप छोटे होते जा रहे हैं रिट्रीटिंग पहले ग्लेशियर्स, जी जी। वॉल्यूम में। जी। हाँ। और दूसरा जो मानसून है, मानसून पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो गया है, ओके ओके, क्योंकि ये अब मैंने बारिश सुना, बहुत ये कम मैंने दिनों देखा के भी लिए। है कि साउथ वेस्ट मानसून कभी इस साल तो हफ्ते 10 दिन पहले आ गया, कभी दो दो जी। हफ्ते देर से आता है। वही असर नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून का भी होता है कि जब वो वापस आती है, और खासकर वो चेन्नई के इलाके में, तमिलनाडु में, जब नवंबर के बाद जब आती है तो वहाँ भी वेदर पैटर्न्स बदल रहे हैं। तो इस पर कृषि के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर जो पैटर्न्स हैं, जो जो सोइंग सीजन है, उस पर सीधा असर पड़ेगा। और आने वाले दिनों में जब फूड स्केर्सिटी हो जाती है, तो इसको कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या आपकी स्टडीज कहती हैं? अभी प्रिवेंट करने का तो कोई मुझे स्कोप नजर नहीं आता। हाँ, दूसरी तरफ हम आ गए हैं। जैसे अब आपने देखा होगा, मिलेट्स पे हमने बहुत ज्यादा जोर देना शुरू किया है। जी जी जी। तो मिलेट्स वगैरह एक तो होता है आप हेल्थ के लिए कॉशियस हो गए हैं पहले से ज्यादा, अच्छी एक ही बात है मेरे आपने ख्याल से। जब। मिलेट मिलेट हाँ, जो 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 दूसरी पूरा ये चीज है प्रोग्राम कि चल रहा है, मिलेट्स नेशनल जो है, प्रोग्राम, हाँ। दूसरी बात यह है कि मिलेट जो है उनमें कम सिंचाई की जरूरत होती है, बड़ी आसानी से उग जाते हैं, उस पर एरिड एरिड टेम्परेचर का जोन में भी, इम्पैक्ट ज्यादा एरिड नहीं और होता। सेमी सेमी एरिड दोनों जोन्स में वो अच्छी उसकी पैदावार हो सकती है। जी। जी। तो यह है, जैसे जैसे मौसम बदल रहा है तो हमारा ये खाने का पैटर्न भी धीरे धीरे करके चेंज होता जा रहा है। जिससे ये सारी चीजें बदलती ही जा रही हैं और बदलती ही जाएंगी। कृषि पे तो बहुत ज्यादा असर पड़ चुका है, ये जो क्लाइमेट मुझे चेंज है। मुझे और मुझे एक एक जो जो आपने पूरी पिक्चर पेंट करी, जो स्थिति बताई, कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़ी भयानक है, बट आशा की क्या किरण है आने वाले दिनों में? आप क्या सोचते हैं कि देयर इज स्टिल वेरी ब्राइट फ्यूचर एट द एंड ऑफ द टनल? कोई कोई तो वजह दो तीन होंगी जिससे हम लोग आश्वस्त रहें आने वाले दिनों में। कोई आशा की किरण आपके नजरिए में? आश्वस्त रहना थोड़ा कठिन है, क्योंकि हम अपनी आदतों में सुधार नहीं करना चाहते। हम ओके। सरकार पे तो बहुत आसानी से ब्लेम कर देते हैं, लेकिन हमारी हम्म अपनी आदतें, क्या हम बिना एयर कंडीशंस के रह सकते हैं? क्या हम बिना गाड़ी चलाए रह सकते हैं? क्या हम मेट्रो पे लगातार आ जा सकते हैं? तो हम्म। हम अपनी आदत नहीं सुधारना चाहते, हम हर एक चीज को ब्लेम कर देते हैं। तो अगर जनरल ये अवेयरनेस आदत जो हमने। जी, जो जनरल अवेयरनेस है उस पर जोर देना चाहिए, और जो हम लोगों के रहने सहने के ढंग हैं, उस पर जोर देना चाहिए। मुझे लगता है कि बात आपने बड़ी पैनी और बड़ी बारीक कही है। हो सकता है आप जैसे एक्सपर्ट्स को सुन के कुछ लोग जागरूक हों, प्रेरित हों। महेंद्र जी, और कोई बात बेसिक जो एक आपको चीज है बीच में मैं कि कह। जी जी, बेसिक प्लीज एक कंटिन्यू। चीज है कि जब भी हमारा टारगेट गलत हो जाता है, जब भी हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो हम सीधा गांव में पहुंच जाते हैं।
उनको अवेयर करने लगते हैं, जबकि फैक्ट यह है कि पर्यावरण को हम लोग शहरी लोग बिगाड़ रहे हैं। गांव वाले तो उनके पास रिसोर्सेस कम है तो हर एक चीज वो बचाते हैं, वो पानी भी बचाते हैं, वो मिट्टी भी बचाते हैं, हर एक चीज वो बचाते हैं। तो हमारा टारगेट कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। प्रॉब्लम लाइज इन द अर्बनाइजेशन और एक व्यापक जन जागरूक अभियान अर्बनाइजेशन जो अर्बन एरियाज में है उस पर करना चाहिए। महेंद्र जी, आज आपसे बात करके कई विषयों पे पता लगा और आपने अपने एक अच्छी सी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन बताई आने वाले दिनों के लिए। हम लोग आपसे लगातार टच में रहेंगे क्योंकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक ऐसा विषय है जो लगातार बदल रहा है और आने वाले दिनों में हमेशा हमें लगेगा कि यस, समथिंग इज हैपनिंग व्हिच नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। महेंद्र जी, न्यूज़ गेट से बात करने के लिए और न्यूज़ गेट के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वी विल कम बैक with another edition of Newsgate. Namaskar.